नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप उपस्थित हूं आपके लिए लेकर सितंबर 2023 का राष्ट्रीय घटनाक्रम। जी हां दोस्तों, करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं सितंबर माह का। आज हमारा स्टार्टिंग डे है, क्योंकि अगस्त का करंट अफेयर्स डिस्कस करके हमने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रखा है। उसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल, जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है कंपटीशन वॉर का, उसका भी लिंक दिया हुआ है। और टेलीग्राम को विजिट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वहां पर डेली बेसिस पर द हिंदू और पीआईबी की जो करंट अफेयर्स होती हैं वो आपके लिए प्रसारित की जाती हैं हिंदी में। और साथ ही कुछ मोटिवेशनल पोस्ट भी आपको वहां पर मिलती हैं, जो आपकी डे टू डे लाइफ में एनर्जी का काम करती हैं और आपके जो स्टडी है उसको एनहांस करती हैं। दोस्तों, सितंबर 2023 का जो करंट अफेयर्स है वो काफी लेट हो गया है, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य काफी खराब चल रहा है इधर बीच, और आवाज में भी आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, तो उसके साथ आप एडजस्ट कर लेना। और ये जो असुविधा हुई आपको इन दिनों वीडियोस लेट मिल रहे हैं, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। अब स्वास्थ्य है तो स्वास्थ्य खराब होना मेरे बस में तो था नहीं कि मैं इसको कंट्रोल कर पाता, लेकिन हाँ, अब मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं, इसलिए आज से सितंबर 2023 की वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत जल्दी हम लोग नवंबर में आएंगे, फटाफट कवर अप करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि काफी डिले हो गए हैं वीडियोस। ठीक है दोस्तों, तो आइए राष्ट्रीय घटनाक्रम डिस्कस करते हैं सितंबर 2023 का। देखते हैं कौन सी वो खबरें हैं जो सितंबर माह की हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर नए संसद भवन की तस्वीर दिख रही है, और साथ में स्क्रीन पर नारी शक्ति वंदन विधेयक यानी कि महिला आरक्षण विधेयक जो अभी संसद में पारित हुआ, इस नई वाली संसद का ये पहला विधेयक था, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए नारी शक्ति वंदन विधेयक या महिला आरक्षण विधेयक पर बात करते हैं। अब दोस्तों, अधिनियम इसको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये पारित होकर के राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति ने इसमें साइन कर दिया। और आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर ऐसा प्रावधान है कि किसी विधेयक पर दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा से पारित होने के बाद जब विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाता है और राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है, यानी कि अपनी मंजूरी दे देता है, तब वह विधेयक अधिनियम बन जाता है, यानी कि कानून बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सितंबर माह में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने महिला आरक्षण विधेयक 2023, जिसको 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक कहा गया, इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कह सकते हैं, इसको पारित कर दिया गया सितंबर माह के अंदर। अब दोस्तों, यह विधेयक करेगा क्या? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये विधेयक। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखना कि इसके अंदर प्रावधान क्या है। अब दोस्तों, ये विधेयक लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है। 33% सीटों के आरक्षण की बात महिलाओं के लिए करता है नारी शक्ति वंदन विधेयक। दोस्तों, यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। ये भी सेकंड जो प्रावधान है आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों, नारी शक्ति वंदन विधेयक या महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के संबंध में जो प्रतिनिधित्व में आरक्षण है उससे संबंधित काफी पहले भी चर्चाएं संसद के अंदर हो चुकी हैं। तो यहाँ पर एक टाइमलाइन दी हुई है, इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 96 देखेंगे आप, 1996, जिसमें पहला महिला आरक्षण विधेयक संसद में पेश किया गया था 1996 के अंदर। उसके बाद 1998 और 2003 में सरकार ने 4 मौकों पर विधेयक पेश किया, महिला आरक्षण विधेयक, लेकिन ये असफल रहा, पारित नहीं हो सका। उसके बाद आता है साल 2009, जहां पर काफी विरोध हुआ इस विधेयक को लेकर के, लेकिन पेश किया गया
फिर भी अपने अंतिम जो स्टेज है वहां तक नहीं पहुंचा। साल 2010 में दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक पारित किया और राज्यसभा ने भी पारित किया, लेकिन ये फाइनल स्टेज तक 2010 में भी नहीं पहुंचा। 2014 में जब एनडीए गवर्नमेंट आती है, यानी कि अभी जो गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेड जो गवर्नमेंट है, वह जब आती है तो इस विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन उस समय भी ये नहीं हुआ। तो एक छोटी सी टाइमलाइन आपके लिए मैंने समझने के लिए दे दिया, ताकि आपको समझ आए कि महिला आरक्षण विधेयक या अधिनियम को लेकर के बहुत पहले से चिंतन किया जा रहा है, ये कोई आज की बात नहीं है दोस्तों। आइए नारी शक्ति वंदन विधेयक में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस विधेयक में कुछ जो फैक्ट्स हो सकते हैं हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या हो सकते हैं। अब दोस्तों ये फैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखना। जो महिला आरक्षण विधेयक है, यह विधि मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल ने लोकसभा में प्रस्तुत किया था। तो अर्जुन सिंह मेघवाल का नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पूछा जा सकता है किस मंत्री जी का नाम पूछा जा सकता है किसी एसएससी वगैरह के एग्जाम में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और दोस्तों इस विधेयक को, ये जो आरक्षण है जो महिलाओं को दिया गया है, वह नई जनगणना और परिसीमन के बाद प्रभावी होगा। आप जानते हैं कि जब हमारी जनगणना 2011 में लास्ट टाइम हुई थी, अब 2022 में इसको 10 वर्ष हो चुके हैं। तो 2022 से कोरोना की वजह से काफी लेट हुआ जनगणना का कार्य, तो अभी जनगणना हो रही है। फाइनल रिपोर्ट अभी जनगणना की नहीं आई है। और साथ ही लोकसभा और राज्यसभा और विधान सभाओं की सीटों को लेकर के जो घटाव बढ़ाव किया जाता है उसको परिसीमन बोलते हैं, क्योंकि एक 10 वर्ष के अंतराल में ये परिसीमन किया जाता है। तो 10 वर्ष इतने पर्याप्त होते हैं कि जनसंख्या घट बढ़ चुकी होती है। तो परिसीमन और नई जनगणना जब होगा मतलब जब फाइनल रिपोर्ट आएगी नई जनगणना और परिसीमन का, तब से यह आरक्षण प्रभावी हो जाएगा। फिलहाल अभी परिसीमन जम्मू कश्मीर में भी चला और नया परिसीमन फिर होना भी है, हो भी रहा है। तो इसके बाद यह आरक्षण प्रभावी होगा, ये याद रखना, नई जनगणना और परिसीमन के बाद। ठीक है। अब दोस्तों यह जो है एससी एसटी और ओबीसी वर्गों के लिए जो अलग से आरक्षण है उसका प्रावधान इस विधेयक के अंदर नहीं है, ये याद रखना है। ठीक है, ये लोग इसमें शामिल हैं, मैंने ऊपर आपको बताया था। दोस्तों देश की नई संसद भवन, ये फैक्ट मैंने पहले ही वीडियो में डिस्कस करने से पहले आपको बता दिया था कि यह विधेयक जो है नई संसद भवन में पारित किए जाने वाला पहला विधेयक है। तो ये फैक्ट आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि नई संसद भवन अभी इसी वर्ष बनकर रेडी हुई है और इसी वर्ष इस संसद भवन में पहला जो विधेयक पारित हुआ वह महिला आरक्षण विधेयक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दोस्तों इस विधेयक में देश को 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया। इस विधेयक को याद रखना है कि इस विधेयक को क्या कहना है, 106वां यानी कि 106 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम इसको कहा जाएगा। ठीक है, ये चीज भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी चाहिए। दोस्तों विधेयक के प्रभावी होने पर क्या होगा कि लोकसभा की जो 543 सीटों में से 181 तथा राज्य विधानसभाओं की कुल, जो पूरे देश के राज्य विधानसभाओं की सीटें हैं, 4123 सीटों में से 1374 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। यानी कि लोकसभा में कितनी सीटें हो जाएंगी, 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और कुल राज्य की विधानसभाओं के अंदर 1374 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी।
दोस्तों, नए परिसीमन में सीटों की संख्या में वृद्धि होने पर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में भी वृद्धि होगी। ठीक है, नया परिसीमन आएगा तो सीटें राज्यों की विधानसभा लोकसभा की बढ़ेंगी। तो जब सीटों की संख्या बढ़ेगी तो महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीटें हैं उनकी संख्या में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, साथ ही दोस्तों राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेश जो पुदुचेरी है उसकी जो विधानसभा है उसके लिए यह जो महिला आरक्षण विधेयक है वह लागू नहीं होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। ये राज्यसभा के लिए यह जो महिला आरक्षण विधेयक है राज्यसभा के लिए, और केंद्र शासित प्रदेश जो पुदुचेरी है उसकी जो विधानसभा है उसके लिए यह आरक्षण लागू नहीं होगा। याद रखना है आपको। ठीक है, अब साथ ही दोस्तों अंतिम फैक्ट ये है कि महिलाओं के लिए यह 33% जो आरक्षण का प्रावधान है वह 15 वर्षों के लिए किया गया है, लेकिन इसके बाद जब इस आरक्षण की समीक्षा होगी और यदि समीक्षा के उपरांत अवधि बढ़ाने पर सहमति बनती है तो इसका विस्तार भी किया जाएगा, यानी कि इसकी अवधि भी बढ़ाई जा सकती है, जैसे SC/ST आरक्षण के संबंध में हुआ था। क्योंकि SC/ST का जो आरक्षण है वो शुरू में जब 1950 में 1950 में जब 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ तो जो SC/ST को आरक्षण दिया गया था वो सिर्फ 10 वर्षों के लिए था। लेकिन बाद में हमारे जो विधिवेत्ता हैं, जो संसद के नेतागण हैं, मंत्रीगण हैं, उनको लगा कि अभी 10 वर्षों के अंदर SC/ST का जो हित है वो सुनिश्चित नहीं हुआ, प्रतिनिधित्व नहीं उनका बढ़ पाया, तो उसको समय समय पर 10 वर्षों की किस्त में ये आगे बढ़ाते गए। तो इस महिला आरक्षण विधेयक के साथ भी जो अधिनियम है इसके साथ भी यही होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप लोगों के लिए महिला आरक्षण विधेयक के संबंध में महत्वपूर्ण था। आइए अब दूसरी जो न्यूज है उसकी तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों दूसरी न्यूज भी काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक देश एक चुनाव को लेकर के कई सालों से बहस छिड़ी हुई है बहुत ज्यादा राष्ट्रीय स्तर पर। तो इसी के संबंध में एक समिति का गठन हुआ है हाल ही में, तो इसके बारे में आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो भी महानुभाव आपको तस्वीर में दिख रहे हैं उनका इस समिति से प्रत्यक्ष रूप से संबंध है, क्योंकि या तो ये सदस्य हैं या तो ये अध्यक्ष हैं। आइए देखते हैं इस पे। तो दोस्तों एक देश एक चुनाव के लिए संबंधित पहलुओं पर विचार करने के लिए पूर्व जो राष्ट्रपति हैं हमारे श्री रामनाथ कोविंद जी, उनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। किस लिए? एक देश एक चुनाव को लेकर के विचार करने के लिए कि एक देश एक चुनाव हो सकता है या नहीं। दोस्तों यह जो समिति बनी है यह देश में पंचायतों व नगर निकायों से लेकर सभी विधानसभाओं लोकसभा तक के जो सभी चुनाव हैं उनको एक साथ संपन्न कराने की दिशा में जो संभावनाएं हैं उनको तलाशने और इस दिशा में आवश्यक सुझाव देने के लिए यह समिति का गठन हुआ है। और इस समिति के जो सदस्य हैं वो आपको याद रखने चाहिए। पहले सदस्य इसके केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं पहले, और दूसरे लोकसभा में सबसे बड़ा जो विपक्षी दल होता है इस समय जो कांग्रेस है, कांग्रेस के विपक्ष के नेता इस समय जो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्ष के नेता है कांग्रेस की तरफ से वो अधीर रंजन चौधरी हैं। फिलहाल उन्होंने इस कमेटी का मेंबर बनने के लिए जो प्रस्ताव उनको दिया गया था ऑफर उसको ठुकरा दिया है, लेकिन वो तो बात की बातें हैं, वो बाद में देखी जाएंगी। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि कौन कौन इस समिति का सदस्य है। तो केंद्रीय गृह मंत्री हो गए, दूसरे लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता जो कांग्रेस की तरफ से हैं, तीसरे राज्यसभा में विपक्ष के नेता रह चुके गुलाम नबी आजाद तीसरे नंबर पर है, और इनके सिंह जो कि जो वित्त आयोग है 17वां शायद वित्त आयोग है
उसके अध्यक्ष थे इनके सिंह जी, वो हैं। उसके बाद लोकसभा के पूर्व जो महासचिव सुभाष कश्यप साहब हैं, वो भी इस समिति के सदस्य हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हरीश साल्वे जी, वो भी इस समिति के सदस्य हैं। सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी जो होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसके पूर्व अध्यक्ष संजय कोठारी जी भी इस समिति के सदस्य के तौर पर इसमें शामिल हैं। तो ये आप लोगों को कुल मिला के याद रखनी चाहिए। अब दोस्तों, एक देश एक चुनाव की आवश्यकता क्यों पड़ती है, थोड़ा सा इस पे मैं आप लोगों को बताऊं। तो दोस्तों क्या होता है कि आपने देखा होगा कि अलग अलग विधानसभाओं के, जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं, उनके इलेक्शंस अलग अलग टाइम पे होते हैं। जब अलग अलग टाइम पे इलेक्शंस होते हैं तो वित्तीय बोझ भी देश की इकोनॉमी पर पड़ता है, क्योंकि चुनाव में आप जानते हैं कि बहुत अधिक भारी भरकम खर्च किए जाते हैं नेताओं के द्वारा। ऊपर से जो सेंट्रल की फोर्सेस होती हैं, राज्य की फोर्सेस होती हैं, उनको चुनाव की सुरक्षा में लगाया जाता है, तो एक वो भी बोझ बढ़ता है उनके लॉजिस्टिक सपोर्ट, आवागमन को लेकर के। और तीसरे, जो आप जानते हैं कि जो चुनाव संपन्न कराए जाते हैं, वो देश के जो सरकारी स्कूल्स होते हैं, जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, उनके टीचर्स उसमें चुनाव को संपन्न कराते हैं, तो उनका भी बार बार जो डिस्टरबेंस होता है, ये सब एक कारण है जो एक बहस पैदा करते हैं कि संपूर्ण देश में जो चुनाव व्यवस्था है वो एक साथ होनी चाहिए। जैसे लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, राज्य विधानसभाओं की, और जो पंचायतों और नगर निकायों के जो चुनाव होते हैं वो एक साथ कराए जाएं, ताकि एक ही बार में पूरी मशीनरी लग के चुनाव को संपन्न कराए। और क्या हो कि कानून और व्यवस्था की समस्या भी बार बार न पैदा हो, और जो सुरक्षा बल हैं उनको बार बार अलग अलग क्षेत्रों में डिप्लॉय भी न करना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए एक देश एक चुनाव कराने पर एक जो संभावनाएं हैं उनको तलाशने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता में रामनाथ कोविंद हमारे पूर्व राष्ट्रपति महोदय हैं। ठीक है, तो इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखना। ठीक है दोस्तों, और थोड़ी सी मेरी आवाज मैं जानता हूं कर्कश लग रही होगी और गले में थोड़ी खराश है, तो उसको आप लोग एडजस्ट कर लेना यार, सॉरी। मैं इसको जल्दी ही ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए तीसरी खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, तीसरी खबर भी हमारी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। अधिक इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि यूनेस्को ने अभी भारत के 2 स्थलों को वर्ल्ड हेरिटेज जो सूची है उसमें शामिल किया है। तो ये 2 स्थल आपके सामने दिख रहे हैं, एक है शांति निकेतन और दूसरा होयसल के पवित्र मंदिर जो समूह है वो है। तो आइए विस्तार पूर्वक थोड़ी सी शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिरों और यूनेस्को के इस पूरे जो घटनाक्रम है उसको देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में स्थित है शांति निकेतन। अब शांति निकेतन क्या है कि ये विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने 1 सदी यानी कि 100 वर्ष पूर्व की थी। ठीक है दोस्तों, और एक तो हो गया शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है, जहां पर विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव ने की थी। आप रविन्द्रनाथ टैगोर से परिचित हैं, बताने की आवश्यकता है नहीं। और दूसरी जो साइट है वो कर्नाटक में स्थित है, होयसल के पवित्र मंदिर समूह। होयसल एक राजवंश था, उसके कुछ मंदिर समूह हैं कर्नाटक के अंदर, और उन मंदिरों में कौन कौन से मंदिर, एक तो वेलूर का मंदिर है, दूसरा हॉलीवुड का मंदिर है, तीसरा सोमनाथपुरा के पवित्र जो मंदिर हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को ने रखा है। अब इन स्थलों को सऊदी अरब के रियाद में यूनेस्को की
बैठक होती है 10 से 25 सितंबर 2023 को। ये 45वें सत्र की बैठक थी, जहां पर इन स्थलों को विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया। यूनेस्को का हिंदी में फुल फॉर्म होता है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि यूनेस्को की जो 45वीं बैठक थी कहां हुई, 10 से 25 सितंबर सऊदी अरब के रियाद में। इसी जो बैठक में ये जो शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर समूह हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को याद रखनी चाहिए। अब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारतीय स्थलों की संख्या अब कितनी हो गई है? कुल 42 जो भारतीय स्थल हैं अब यूनेस्को की सूची में आते हैं। अब इन पूरे 42 जो स्थल हैं, भारतीय स्थल हैं, इनकी सूची मैंने यहाँ पर देना उचित नहीं समझा, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाता। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप लोग गूगल पर ये पूरे 42 जो साइट्स हैं इंडिया की, उसको आप सर्च करके एक बार थोड़ा सा मोटा मोटा देख लेना, जिससे आपको पता रहे कि वो कौन से भारतीय स्थल हैं जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अब दोस्तों, इस कार्यवाही से पहले यूनेस्को ने वारंगल जो कि तेलंगाना में स्थित है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर और हड़प्पा का जो एक स्थल है धौलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है, उसको विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को ने घोषित किया था। धौलावीरा दोस्तों अपने जल निकास प्रणाली के लिए बहुत प्रसिद्ध था हड़प्पा काल के दौरान उसको, और काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर वारंगल का बहुत खूबसूरत मंदिर है और इसको भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में पिछले 2022 में समथिंग शामिल किया था। तो इतना आप लोगों को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिरों की तस्वीर देख लेते हैं और होयसल के बारे में कुछ हिस्ट्री भी जानने की आइए कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने मंदिरों के चित्र और उनसे संबंधित कुछ विशेषताएं दे रखी हैं। तो ये पहला जो मंदिर आपको दिख रहा है वो हॉलीवुड में होयसलेश्वर मंदिर है और इस होयसलेश्वर मंदिर को आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसकी विशेषताओं की अगर बात करें तो ये 2 मंदिरों वाला एक मंदिर है, संभवतः होयसल द्वारा निर्मित सबसे बड़ा शिव मंदिर है। ठीक है, तो ये हॉलीवुड का होयसलेश्वर मंदिर क्या है? एक शिव मंदिर है, आप लोगों को याद रखनी है। अब यहाँ पर मूर्तियां शिव के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ रामायण, महाभारत और भागवत पुराण के दृश्यों को दर्शाती है। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी यानी कि आईएएस के एग्जाम के बहुत प्रिय क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी के। तो इन एग्जामों को, इन क्वेश्चंस को जो आईएएस के एग्जाम होते हैं उनमें काफी प्रिय होते हैं ये इस टाइप के प्रश्न। तो आपको याद रखना चाहिए कि यूपीएससी के का एग्जाम जो भी बच्चे दे रहे हैं वो इस वीडियो को और इस खासकर यहाँ पर जरूर देखें और इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट लेकर भी आप रख सकते हैं। अब दोस्तों हॉलीवुड में एक दीवार वाला परिसर है जिसमें होयसल काल के 3 जैन बसदी और साथ ही एक सीढ़ीदार कुआं भी यहाँ पर उपस्थित है। तो इस हॉलीवुड के होयसलेश्वर मंदिर की ये खास बातें हैं, आप लोगों को याद रखनी चाहिए। ये खासकर ये रामायण और महाभारत और भागवत पुराण के दृश्यों को जो दर्शाने वाली बात है ये आपको याद रखनी चाहिए। बगल में है दोस्तों वेलूर में चिन्नाकेशव मंदिर है और चिन्नाकेशव मंदिर दोस्तों होयसल राजा विष्णुवर्धन ने बनवाया था 1116 ईस्वी में। चोलों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में जो होयसल राजा विष्णुवर्धन थे उन्होंने वेलूर में जो चिन्नाकेशव मंदिर है उसको बनवाया। दोस्तों वेलूर जिसे पुराने समय में वेलपुरी
वेलूर और वेलापुर के नाम से जाना जाता था। यागाची नदी के तट पर स्थित है, ये नदी भी आपको याद रखनी चाहिए। वेलूर यागाची नदी के तट पर स्थित है एवं होयसल साम्राज्य की ये एक राजधानियों में से एक था। होयसल साम्राज्य की कई राजधानियां थी जिनमें वेलूर एक प्रमुख राजधानी शहर था। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखनी चाहिए। और वेलूर में ये चेन्नाकेशव मंदिर आप लोगों को याद रखनी चाहिए। उसकी विशेषताओं की बात करें तो दोस्तों यह एक तारे के आकार वाला मंदिर है। यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली, ये तारे के आकार का मंदिर है वेलूर में चेन्नाकेशव मंदिर, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु आप लोगों को याद रहनी चाहिए। और वेलूर में मंदिर परिसर में यह एक मुख्य मंदिर है, चेन्नाकेशव मंदिर। ठीक है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है। इतनी बात आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, याद रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों सोमनाथ पुरा का जो केशव मंदिर है वो अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आया, तो इस मंदिर के बारे में भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। ये पूरा मंदिर है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये मंदिर दोस्तों सुंदर त्रिकुटा मंदिर है, जो कि भगवान कृष्ण के तीनों रूप जनार्दन, केशव और वेणुगोपाल, ये आपको याद रखनी है। भगवान श्री कृष्ण के ये तीन रूप हैं, जनार्दन, केशव और वेणुगोपाल। ये तीनों रूपों को सोमनाथपुर का जो केशव मंदिर है वो समर्पित है। मुख्य केशव की मूर्ति यहां से गायब है। जनार्दन और वेणुगोपाल की मूर्तियां भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, तो काफी संकट से गुजर रहा है ये मंदिर। और सरकारों द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा ये संरक्षित मंदिर तो है ही है, इसके लिए कार्य किए जा रहे हैं। जो भी उचित कदम इनके संरक्षण के लिए सरकार उठा रही है। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा शांति निकेतन के बारे में बात करें तो शांति निकेतन जो है यूनेस्को द्वारा भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल होगा। 42वां ये जो होयसल का मंदिर समूह है, इनको 42वां जो विश्व धरोहर स्थल है वो बोलते हैं। और दोस्तों